Hello, my dear children. Today we will continue chapter Nationalism in India. In this chapter, firstly, we will do Swaraj in Plantation. स्वराज इन प्लांटेशन मतलब जो है प्लांटेशन के रूप में प्लांटेशन क्या चाहते थे कि स्वराज जो है वो कैसा हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको पहले बोला था कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे वो स्वराज का मीनिंग अलग अलग ले रहे थे बेटा. ओके. द गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अंडर विच प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया, इमिग्रेशन एक्ट जो था 1859 में पास किया गया. इसके अंडर क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर थे वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने जो खेत है, फील्ड है, वो नहीं छोड़ सकते थे बेटा. अगर वो छोड़ के जाते भी थे किस ना किस तरह, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं उसमें जो है कि जो फार्मर्स है छोड़ के गए और जंगल में भाग गए, तो या तो वो जंगल में मर गए, मतलब 100 भागे हैं तो 100 में से एक दो ही जो है बच के अपने घर लौट पाए हैं, अदरवाइज़ वो सारे मारे गए हैं या फिर उनको दोबारा से कैप्चर कर लिया जाता था बेटा. वर्कर्स इंटरप्रेटेड द गांधी राज. और वर्कर जो थे वो किसके बारे में व्याख्या कर रहे थे, वो गांधी राज के बारे में बोल रहे थे. गांधी राज आएगा और वो उसके पक्ष में थे कि गांधी राज आएगा तो हमें आज़ादी दिलाएगा. दे वायलेटेड द एक्ट. उन्होंने जो वर्कर्स थे उन्होंने ये जो एक्ट था पास हुआ था उनको वायलेट किया, उनका प्रोटेस्ट किया. एंड हैंस दे वर बीटन बाय द पुलिस. और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने उनको मारा. फरवरी 1922 में क्या हुआ? इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रॉ दिस मूवमेंट. गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था वो वापस ले लिया और ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल. उन्होंने सोचा कि जब तक हम इंडियन पीपल को ट्रेन नहीं करते तब तक नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, पहले वो चाहते थे कि इंडियन लोगों को पहले ट्रेंड किया जाए, उसके बाद जो है मूवमेंट या मास स्ट्रगल जो है वो की जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट बेटा. सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में पहले बात करेंगे हम स्वराज पार्टी के बारे में. स्वराज पार्टी मतलब एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी. मैनी पॉलिटिकल लीडर्स सजेस्टेड द आइडिया ऑफ फाइटिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने आइडिया सजेस्ट किया, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ने का निर्णय किया और उन्होंने फ्रॉम द विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना के एक जो है उसके तहत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ना चाह रहे थे. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ये किसके पार्ट हैं बेटा? ये एक जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे सेंटर में जो है पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. इस तरह से स्टेट में जो होते हैं बेटा 2 हाउसेस होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बेटा. तो CR एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी 1922. CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया कौन से ईयर में? 1922 में बेटा. लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर अ मोर रेडिकल एजिटेशन. देखो ये बहुत ही आगे जो है इन्होंने मोर रेडिकल एजिटेशन के तरह के साथ आगे बढ़े बेटा. एंड रीजन्स फॉर सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट. इसके क्या थे? सिविल डिसओबीडेंस के मूवमेंट के जो है कारण क्या थे बेटा? पहला तो ये था कि साइमन कमीशन बन गया था. साइमन कमीशन जो था कि ऐसा कमीशन बनाया जा रहा था जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इम्प्रूवमेंट किया जा रहा था. ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था. ठीक है, क्योंकि हमारे इंडियन जो पर्सन थे, इंडियन लीडर थे, उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं और इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए. तो साइमन कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया. 1927 में साइमन कमीशन आया तो उस समय जो है मतलब बिठाया तो क्या, रिफॉर्म करने के लिए कमीशन बिठाया गया, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं था बेटा. एंड दूसरा कारण क्या था? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929. यानी कि 1929 में हमारे जो देश की कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी, पॉवर्टी बढ़ चुकी थी और
इसमें देखो, पीपल प्रोटेस्टिंग ड्यूरिंग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे इंडियंस के पास जो राइट थे, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम ओनली सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल के अकॉर्डिंग, उनके लॉज के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे। साइमन कमीशन, the Indian members of the Central Legislative Assembly exposed some drawbacks in the Government of India Act of 1919। जो 1919 एक्ट बनाया गया था उसमें भी जो उन्होंने कहा था कि इंडियन लीडर्स ने बोला था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927 टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म, मतलब इसमें रिफॉर्म करने के लिए। And this commission consisted of 7 members and its chairman was Sir John Simon। यानी कि 7 members की एक ये कमीशन बिठाया गया और इसके जो लीडर थे, जो चेयरपर्सन थे, वो उनका नाम क्या था? सर जॉन साइमन। इंडियन बायकॉटेड इट एज दे वर नो इंडियन मेंबर्स इन इट। देखो, इंडियन ने इसका बायकॉट किया क्योंकि उसमें कोई भी एक मेंबर जो था इंडियन नहीं था। And moreover there were no indication of स्वराज which was the first priority of Indian। देखो, सबसे पहले तो ये था कि इंडिया जो था वो स्वराज चाहता था, लेकिन ये जो साइमन कमीशन था उसको कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा था कि जो इंडियन की प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, उसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एंड विच दिस कमीशन अराइव्ड इन 1928, इट वाज मेट विद डेमोन्स्ट्रेशन विद बैनर्स। देखो बेटा, जब ये कमीशन हमारे इंडिया में दाखिल हुआ 1928 में, तो हमारे इंडियंस लीडर्स ने, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, बैनर्स लगाए और काली झंडियों से बेटा उसका जो है बायकॉट किया और बोला कि साइमन गो बैक। इंडियन जो है बेटा यहाँ पर दे रखा है अनइनवाइटेड गेस्ट, ठीक है, ये दे रखा था, बैनर्स पे लिखा गया था। देखो नीचे आपको ब्लैक कलर में यहाँ नजर आया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए बेटा। ग्रेट डिप्रेशन, द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड। देखो, जो ग्रेट डिप्रेशन मतलब होता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर हो जाना, यानी कि खाने के भी लाले पड़ जाना, मतलब खाने की वस्तुएं जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाना और जिसको जो पर्सनस हैं वो ख़रीद नहीं पाते हैं। और इसका जो असर था एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ा था, इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर भी पड़ा था, क्योंकि वो इतनी महंगी हो चुकी थी कि लोगों के पहुंच के बाहर थी। एंड पावर्टी इंक्रीज बाय 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस, और पावर्टी और बढ़ रही थी क्योंकि 1930 में बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो इंडियन पीपल के ऊपर जो है बेटा इम्पोज कर दिए गए थे बेटा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो हमने नो कोऑपरेशन मूवमेंट का था। नो कोऑपरेशन मूवमेंट में मतलब जो है पूरी तरह स्वराज के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो इंडियन लीडर थे, इनका मकसद क्या था कि स्वराज, फुली स्वराज चाहिए हमें बेटा। सिविल डिसोबीडियंस इज द एक्टिव professed refusal to obey certain laws, demands and commands of a government or of an occupying international power। Civil disobedience is a symbolic or ritualistic violation of the law rather than a rejection of the system as a whole। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लॉज हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो कमांड है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल पावर है, उनको पूरी तरह से क्या करना है? निगलेक्ट करना है, उनकी कोई बात नहीं माननी है, रिजेक्शन करना है बेटा। ऑल सिस्टम को रिजेक्ट करना है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के होल सिस्टम को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। फिर फिर है सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी believed that salt could be a powerful symbol to unite the whole nation। महात्मा गांधी ने सोचा, महात्मा गांधी विश्वास करते थे कि सॉल्ट जो कानून है, ये जो मार्च है, इसका जो नमक आंदोलन है, एक तरह से क्या है? पावरफुल सिंबल है। क्या पावरफुल सिंबल है? सभी लोगों को, पूरे नेशन को, यानी कि इंडियन जो है हमारा इंडियन पीपल को यूनाइट करने का एक बहुत बड़ा सिंबल है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश स्कॉफ्ड एट द आइडिया, यानी कि इसमें ब्रिटिश जो थे या फिर दूसरे आइडिया, मतलब दोनों के लिए जो है एक यूनाइटेड है, यूनाइट करने का एक आइडिया है बेटा। एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स वाज
among many demands which were raised by गांधी जी through a letter to वाइसराय इरविन। उस समय जो हमारे इंडिया के जो मतलब वाइसराय थे, वो वाइसराय कौन थे? इरविन थे। उन्होंने इरविन को लेटर लिखा गांधी जी ने कि हम सॉल्ट टैक्स को रिमूव करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने लेटर के थ्रू उनको लिखा भी, पहले चेतावनी भी दी, मतलब बोला। और द सॉल्ट मार्च ऑन डांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 ऑफ मार्च 1930। और ये जो सॉल्ट मार्च था, इसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये कब स्टार्ट किया गया? 12 मार्च 1930 को। सोल्ट मार्च में क्या हुआ? ही वॉज अकम्पनीड बाई 78 वॉलेंटियर्स। दे वॉकड फॉर 24 days टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 miles फ्रॉम साबरमती टू डांडी। देखो बेटा, सोल्ट मार्च, सोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जो है ब्रिटिशर्स भी खाते हैं और इंडियन भी खाते थे, लेकिन जो सॉल्ट हमारी ही धरती पे बन रहा है और हम उसके लिए टैक्स दे रहे हैं, तो सबसे गलत बात तो यही थी ना। तो गांधी जी ने इसको रिमूव करने की सोची बेटा, कि अब टैक्स नहीं भरेंगे, हम अपने लिए, इंडियन जो हैं अपने लिए जो सॉल्ट खुद ही पैदा करेंगे बेटा। एंड वो चल पड़े गांधी जी किसके साथ? 78 वॉलेंटियर के साथ। और उन्होंने 24 days में 240 जो किलोमीटर माइल जो है वो सफ़र तय किया और साबरमती में पहुंचे, यानी कि डांडी में साबरमती से डांडी पहुंचे बेटा। Many more joined them in the way. On 6th of April 1930, गांधी जी ceremonially violated the law by taking a fistful of salt। यानी कि गांधी जी ने बहुत ही जो है ये ब्रेक जो है वो मतलब जो है सॉल्ट मार्च जो है वो की, और नमक आंदोलन जो है किया वहाँ पर। और ये जो मतलब जो है द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट। यानी कि सॉल्ट मार्च जो था, ये जो डांडी मार्च जो था, ये क्या थी? एक तरह से सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट थी, उनकी शुरुआत थी बेटा। मतलब पूर्ण तौर पे, फुली तौर पे हमें स्वराज चाहिए। इंडियन पीपल जो थे उस समय अवेयर हो चुके थे। सॉल्ट मार्च में क्या? थाउजेंड ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। थाउजेंड ऑफ पीपल ने ये सॉल्ट लॉ जो है वो तोड़ा, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। एंड पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। देखो, लोगों ने जो गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने जाके धरने दिए, डेमोन्स्ट्रेट किया। एंड फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, peasants refused to pay revenue, and village officials resigned, ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। देखो बेटा, उस समय एक साथ ही सारी मूवमेंट जो है शुरू हो चुकी थी। उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट किया गया, जो किसान थे उन्होंने टैक्स रेवेन्यू देने से मना कर दिया, जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, ट्राइबल पीपल जो थे वो भी फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर रहे थे बेटा। ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं आपको शो हो रही हैं, ये सॉल्ट मार्च की हैं। ये डांडी मार्च इसको बोला जाता है। गांधी जी हैं, उनके साथ उनके वॉलंटियर्स हैं बेटा। रिस्पॉन्सेज ऑफ ब्रिटिशर्स। देखो अब रिस्पॉन्स क्या रहा है ब्रिटिशर्स का? द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर। देखो, आफ्टर दैट सॉल्ट मार्च के बाद जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। और ये बहुत सारा जगह पर जो है ऐसे जो है वायलेंट जो है मतलब घटनाएं हुई। एंड महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर। एक महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पीपल बिगेन टू अटैक द सिम्बल्स ऑफ ब्रिटिश रूल सच एज पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। और जो भड़की हुई भीड़ थी, जो हमारे इंडियन लीडर थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने क्या किया? इसी वजह से, गुस्से की वजह से ब्रिटिश सिंबल्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया, और पुलिस पोस्ट के ऊपर अटैक किया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, लॉ कोर्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किया। इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन अप, अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। देखो, बहुत सारे जो उस समय चिल्ड्रन को भी मारा गया, वुमेन्स को भी मारा गया, और लाख के करीब जो है पीपल जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
में क्या है बेटा, व्हेन थिंग्स बिगेन टू टेक अ वायलेंट टर्न महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट। जब उनको लगा कि ये सारी देखो, इसमें जब उन्होंने रेलवे स्टेशन पे म्यूनसिपल कमेटीज़ के ऊपर या फिर पुलिस ऑफ जो है पोस्ट के ऊपर जो है उन्होंने भड़की हुई भीड़ ने मतलब जो है उसको तोड़ना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या किया था कि बहुत सारे जो एक पुलिस चौकी थी, चोरा चोरी जिसको बोलते हैं बेटा, तो वहाँ पर जो है उनने भड़की हुई भीड़ ने वहाँ आग लगा दी थी और वहाँ पर जो है जिंदा जी जो है वो पुलिसमैन जो है जल चुके थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये तो बहुत वायलेटेड हो रहा है मूवमेंट, तो उसको उन्होंने वापस ले लिया था। आफ्टर दैट फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। व्हेन थिंग्स बिगेन टू टेक अ वायलेंट टर्न महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट थी वापस ले ली थी क्योंकि ये वायलेटेड हो रही थी ज़्यादा। ही साइंड अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। उन्होंने एक इरविन जो हमारे वाइस राय थे उनके साथ एक पैक्ट साइन किया 5 मार्च 1931। दिस वाज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है बेटा। एज पर द पैक्ट गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। लंदन में होने वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी एग्री हुए कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। इन ल्यू ऑफ दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। देखो इसकी वजह से जो मतलब जो है पुलिस जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने कहा कि हाँ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। गांधी जी went to London in December 1931. The negotiations broke down and गांधी जी had to return with disappointment. 1931 में जो लंदन में जो है बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो गांधी जी की कोई बात नहीं मानी गई और गांधी जी जो है निराश होकर वापस आ गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस when गांधी जी came back to India and he found that most of the leaders were put in jail। क्योंकि उन्होंने पहले ये बोला था ना कि फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी तो उन्होंने ये माना था कि इसमें जो है प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा। जब गांधी वापस आए तो उन्होंने देखा कि प्रिजनर्स को तो छोड़ा ही नहीं है। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस जो पार्टी थी उसको एक तरह से इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड मैनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोस्ट्रेशन एंड बायकॉट। और बहुत सारे जो मतलब मेजरमेंट किए गए थे और ये जो डेमोस्ट्रेशन हुए, बायकॉट हुए, ठीक है बेटा। एंड महात्मा गांधी री लॉन्च द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और महात्मा गांधी ने दोबारा से फिर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को शुरू किया। बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम। देखो बेटा 1934 में फिर ये जो मूवमेंट थी अपना जो है वर्चस्व खो चुकी थी क्योंकि बहुत सारे लीडर जो है निराश हो चुके थे क्योंकि उनको लगता था कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो बेटा तस्वीरें हैं ये वाली आपको जो इमेजेस शो हो रही हैं। पीपल्स प्रेसिपिटेशन ऑफ द मूवमेंट, फार्मर्स फॉर द फार्मर्स, द फाइट फॉर स्वराज and was a struggle against high revenue. When the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised, the farmers were highly disappointed. Many of them refused to participate when the movement was relaunched in 1932. देखो मैंने पहले बोला कि हर एक जो था हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए जो स्वराज का मीनिंग था वो अलग अलग था। किसानों के लिए क्या था कि वो कर ना दें, रेवेन्यू ना दें, और अलग अलग जो लोग थे अलग अलग, जैसे मिल वर्कर का अलग हो गया, फार्मर्स का अलग हो गया, जिम्मेदारों का अलग हो गया। जब उनको लगा, फार्मर्स को लगा कि मतलब वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं हाई रेवेन्यू के ख़िलाफ़ लेकिन वो आज तक मतलब जो है वो पूरा नहीं हुआ, हमें उसको चुकाना पड़ रहा है, तो मूवमेंट वापस ले ली गई, दोबारा से फिर रीलॉन्च की गई। तो उसमें किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उनको लगा कि कुछ हो तो नहीं रहा है, मतलब उनकी जो बातें हैं वो सारी जो है मतलब वो गवर्नमेंट मान तो नहीं रही है, मतलब वो थक के हैरान हो, मतलब थक चुके थे उस मूवमेंट से बेटा। पीपल्स precipitation of the movement. Businessmen, the Indian Industrials and Commercial Congress was formed in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI was formed in 1927.
अब बिजनेसमैन ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल कांग्रेस जो थी उन्होंने फॉर्म किया। जो कमर्शियल कांग्रेस थी वो फॉर्म हुई 1920 में, और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ये FICCI ये 1927 में फॉर्म हुई। दीज वर द रिजल्ट ऑफ अटैम्प्ट्स टू ब्रिंग द कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब इनका क्या मायना था कि एक कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेसमैन को देना। फॉर द बिजनेसमैन स्वराज मीन एंड एंड टू ऑप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी। देखो एक बिजनेसमैन का क्या मीनिंग था स्वराज को लेके, उनका मीनिंग था कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ है उसका एंड हो जाए, जिससे कि वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करें और अपने तरीके से वो बिजनेस कर सकें। दे वांटेड एन एनवायरनमेंट विच कुड अलो द बिजनेस टू फ्लोरिश, यानी कि वो चाहते थे कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनका बिजनेस जो है फ्लो करे और ज़्यादा आगे बढ़े बेटा, जबकि उनका कॉलोनियल पीरियड में नहीं जा रहा था। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ militant activities and of growing influence of socialism among the younger members of the Congress। देखो बेटा अब इन्फ्लुएंस क्या हो रहा था, सोशलिज्म जो है वो आगे बढ़ रहा था। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस के यंगेस्टर मेंबर में जो है वो ग्रो हो रही थी। सोशलिज्म मतलब समाज के लिए कुछ करना है, ठीक है, सारे लोगों के लिए कुछ करना है, सभी लोगों को साथ लेके चलना है। पीपल प्रेसिपिटेशन ऑफ द मूवमेंट, अलग अलग देखो इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोड lukewarm response to the civil disobedience movement. Since industrialists were closer to the Congress, workers kept a distance from the movement। देखो जैसे जैसे जो बिजनेसमैन है वो कांग्रेस के नज़दीक जा रहे थे, लेकिन जो वर्कर्स थे वो डिस्टेंस बनाए हुए थे मूवमेंट से बेटा। उनको लगता था कि हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, लेकिन कुछ जो थे जो वर्कर्स थे अभी भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। And Congress did not want to alienate the industrialists and hence preferred to keep the workers' demand at bay। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब जो है वो वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट करना चाहती थी, एंड वो प्रेफरेंस किसको दे रही थी, टू कीप द वर्कर्स डिमांड एट बे, मतलब वर्कर्स की जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए बेटा। वुमेंस पार्टिसिपेशन, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, एंड हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अब देखो पहले नो कॉपरेशन मूवमेंट में जो औरतें थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था बेटा, मतलब बहुत ही कम हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया था, जो हाई कास्ट की जो औरतें थी, फैमिली मेम्बर्स थी, वो उन्होंने भी इस जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इन द अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज reluctant to give any position of authority to women within the organization। देखो बेटा इतना पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी कांग्रेस ने उसको कोई भी एक पोजीशन नहीं दी औरतों को बेटा, ठीक है। एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन में द कांग्रेस वाज जस्ट कीन ऑन द सिम्बॉलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन, यानी कि एक तरह से वो एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस उनको शो कर रही थी कि जो वुमेन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, देखो बेटा क्या थी लिमिट इसमें, पार्टिसिपेशन ऑफ दलित। मैनी दलित लीडर्स वांटेड आ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द दलित कम्युनिटी। देखो इसमें दलितों ने भी पार्टिसिपेट किया था। दलितों ने लगा कि दलितों ने बहुत सारी जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर सोल्यूशन दिए ताकि दलित कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। दे डिमांडेड रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। अब दलितों ने डिमांड की कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो है उनकी सीटें जो है रिजर्व होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए दलितों के लिए, और दलित पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड, ठीक है। दलितों ने जो है मतलब उसमें जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही लिमिटेड जो है वो पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस। देखो बेटा उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उनको ऑर्गेनाइज़ किया
और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई 1930 में. ही क्लैश्ड with Mahatma Gandhi during the second round table conference on the issue of separate electorate for Dalit. जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी थी कि दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन होने चाहिए. ठीक है, तो एक तरह से क्लैश हो रहा था. महात्मा गांधी से उनकी पहले भी नहीं बनती थी, मतलब उनकी नहीं बनती थी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महात्मा गांधी के साथ नहीं बनती थी. लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स बिकेम एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. देखो बेटा, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट जहाँ पर दोनों मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया था, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है मुसलमान की जो कम्युनिटी थी वो कांग्रेस से अलग हो गई थी. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस वाज मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट. देखो बेटा, 1920 के अगर मिड की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है एक हिंदुओं का गढ़ सा बन गया था, रिलीजियस नेशनलिस्ट का एक गढ़ बन गया था. और मोहम्मद अली जिन्ना वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर का किरदार निभा रहे थे. किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए. ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट. अब मुसलमानों ने भी अलग से क्या दिया कि हमारे लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए. बट ही वॉन्टेड रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल असेंबली. और वो क्या चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए. जैसे कि अंबेडकर चाहते थे कि इलेक्टोरेट सेपरेट होना चाहिए दलितों के लिए, उस तरह से मुसलमानों ने भी ये आवाज़ जो है वो रेज कर दी थी अपनी तरफ से. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या है? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल begin to believe that they are all part of the same नेशन. देखो, नेशनलिज्म तभी स्प्रेड हुआ जब सभी लोगों ने ये जाना कि चारों तरफ यानी कि जितने भी पार्ट हैं हमारे इंडिया के, सारे लोग जो हैं बराबर हैं. ठीक है, और उनके लिए नेशन जो है बराबर है. व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बिंड्स दैम टुगेदर. जैसे जैसे उनको मतलब आपस में समझने लगे, उनमें यूनिटी जो है वो बनने लगी. द यूनाइटेड स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस हेल्प इन बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. देखो, कलेक्टिव अगर बात करते हैं मतलब सभी अगर यूनाइटेड से स्ट्रगल करेंगे तभी जो है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आएगी. और एडिशनली अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस आल्सो कैप्चर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. देखो, अब नेशनलिज्म के लिए नेशन की फीलिंग को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक तो वैरायटी ऑफ जो कल्चर है, उनकी जो प्रोसेशन है उसमें स्पिरिट होनी चाहिए नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए. यानी कि जब तक लोगों में अपने देश के प्रति प्यार नहीं होगा तब तक वो एकजुट नहीं हो सकते और तब तक हमारा देश जो था वो आज़ाद नहीं हो सकता था बेटा. ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.